बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए उस पर अबूर हासिल करना लाजमी होता है। उनमें जो भी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं यानी अगर किसी एक लैंग्वेज में उन स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाए तो वही स्टेटमेंट आगे मुख्तलिफ लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं। अगर एक लैंग्वेज में उन पे इस्तेमाल करना सीख लिया जाए तो आगे दूसरी लैंग्वेज में उनका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। तो आए GW बेसिक के अंदर हम देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। सिंपल आंसर है इसका। उसके बाद कितनी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन GW बेसिक। 1 इज सीक्वेंस, सेकंड इज सिलेक्शन, थर्ड इज लूप। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि डिफाइन सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं या सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर इन अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती जो स्टेटमेंट होती हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट होती हैं। यानी पहले नंबर लाइन नंबर 10 चलेगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, तो इस तरह फिर एंड हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम आपका चल रहा होता है तो प्रोग्राम का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाना कंडीशनली यानी किसी शर्त के तहत या अनकंडीशनली या बगैर किसी शर्त के, तो ये आपका ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कहलाता है। तो सिंपली हम ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल से ये मुराद लेते हैं कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जब प्रोग्राम का कंट्रोल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी उस प्रोग्राम के अंदर किसी और पार्ट के अंदर कंडीशनली या अनकंडीशनली ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे हम कंट्रोल ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके लिए दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र कंट्रोल हैं। कौन कौन से, एक अनकंडीशनल और एक कंडीशनल। डिफाइन द अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। तो बगैर किसी शर्त के प्रोग्राम के कंट्रोल का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाना, यह आपका गैर मशरूत ट्रांसफ़र कहलाता है। जैसे इनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल स्विच टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन विदाउट एनी कंडीशन। यानी इसमें कोई शर्त नहीं होती, बगैर किसी शर्त के प्रोग्राम का कंट्रोल का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाना अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। तो कंडीशन ट्रांसफ़र क्या होता है। अनकंडीशनल में कंडीशन नहीं होती और कंडीशनल ट्रांसफ़र में कंडीशन होती है। उस कंडीशन की बेस के ऊपर कंट्रोल जो होता है प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाता है। इन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र आप यूँ भी लिख सकते हैं या यूँ कह सकते हैं, इन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल स्विच टू द स्पेसिफिक लाइन नंबर ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन कंडीशन। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द अनकंडीशनल ट्रांसफ़र। कौन सी स्टेटमेंट अनकंडीशनल ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द अनकंडीशनल ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट करती क्या है या होती क्या है, इसका मकसद क्या है। तो गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल and it is used to transfer the control from program line to a specific line without normal program sequence। यानी इसमें प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रोल जो होता है बगैर किसी शर्त के एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। या सिंपली आप यूँ भी कह सकते हैं गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफ़र अ कंट्रोल फ्राम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम विदाउट एनी कंडीशन। तो सिंपल ये भी डेफिनेशन सही है। तो मतलब कि ये समझ आ जाना चाहिए कि गो टू स्टेटमेंट करती क्या है। ये गो टू स्टेटमेंट सिंपल आपका कंट्रोल जो होता है एक लाइन से दूसरी लाइन पर ट्रांसफ़र कर देती है बगैर किसी शर्त के। तो द लाइन नंबर इज़ अ गो टू, इसका सेंटेक्स ये है गो टू लाइन नंबर होता है जिस पर उसने ट्रांसफ़र होना होता है। द लाइन नंबर इज़ अ वैलिड लाइन नंबर इन अ प्रोग्राम, और वो लाइन नंबर उसमें प्रोग्राम में मौजूद भी होनी चाहिए। द प्रोग्राम कंट्रोल इमीडिएटली जंप टू द स्पेसिफिक लाइन नंबर विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन। तो बगैर किसी कंडीशन या बगैर किसी शर्त को चेक करते हुए स्पेसिफिक लाइन के ऊपर वो फ़ौरन कंट्रोल जंप कर जाता है। जैसे ये एग्जांपल है, ये प्रोग्राम जब चलेगा तो रीड यहाँ से ये डाटा उठा लेगा
लाइन नंबर 100 से, यानी 6 चला जाएगा ए के अंदर, 3 चला जाएगा बी के अंदर, 4 चला जाएगा एक्स के अंदर, 5 चला जाएगा वाई के अंदर। उसके बाद है लाइन नंबर 20 गो टू 60, तो यहाँ से सीधा लाइन नंबर 60 पे आएगा। ये 30 40 50 ये रह जाएंगी, ये नहीं चलेंगी। फिर 65 पे आएगा। फिर उसके बाद 70 में लेट x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी a और x को मल्टीप्लाई करके x में वैल्यू दे देगा और b को y से मल्टीप्लाई करके y में वैल्यू दे देगा और प्रिंट x और y करेगा और उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये 30 40 और 50 ये आपकी लाइंस नहीं चलेंगी। तो इसको चलाने के लिए आपको दोबारा गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो आगे एग्जांपल दी हुई है, तो वो मैं उसके ज़रिए आपको समझा देता हूँ। ये देखें, गो टू 60, यहाँ से लाइन नंबर 60 पे आया। 60 पे ये इसने चलाई लाइन, लेट x इज इक्वल टू ए एक्स और a को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू x में दे दी, b को y से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू y में दे दी, फिर प्रिंट किया x और y, फिर यहाँ पे लिखा है गो टू 30, यानी यहाँ से x और y की वैल्यू प्रिंट करके फिर ये यहाँ से 30 पे आ जाएगा। ये 30 में फिक्स क्या करेगा, x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको जमा करेगा, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस पड़ी हुई है कि अगर मल्टीप्लाई और प्लस आ जाए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। इसी तरह फिर y की वैल्यू y को y से मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस b करेगा और y में दे देगा, x और y प्रिंट होगा। फिर आगे देखें, ये लाइन नंबर गो टू 100 लिखा हुआ है, यहाँ से 55 से सीधा 60 को छोड़ देगा, 65 को छोड़ देगा, 70 को छोड़ देगा, 80 को छोड़ देगा, 90 को छोड़ देगा, 95 को छोड़ देगा, 100 पे आएगा। 100 के बाद क्योंकि ये डाटा स्टेटमेंट है, ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद 110 पे आके प्रोग्राम को एंड कर देगा। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द कंडीशनल ट्रांसफर, कंडीशनल ट्रांसफर को इम्प्लीमेंट करने के कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है, तो ऑन गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द कंडीशनल ट्रांसफर। सिंपल आप ये लिख सकते हैं। तो ऑन गो टू स्टेटमेंट आपकी कंडीशनल ट्रांसफर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ऑन गो टू स्टेटमेंट को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन ऑन गो टू स्टेटमेंट। ये क्या है, इट इज़ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। द ऑन गो टू स्टेटमेंट कैन हैव मोर देन वन ट्रांसफर पॉइंट, दस प्रोवाइडिंग अ मल्टीपल ब्रांचिंग फैसिलिटी। ये आपसे एक से ज़्यादा ट्रांसफर पॉइंट मुहैया करती है। मसलन इसका सिंटैक्स क्या है, ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल या एक्सप्रेशन गो टू n1 n2 n3। अगर यहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर 1 होगा तो वो n1 पे जाएगा, अगर 2 होगा तो n2 पे जाएगा, अगर 3 होगा तो n3 पे जाएगा। ऐसे एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। इनपुट a और b दो वैल्यू इनपुट हुई, उसके बाद इनपुट ये मैसेज है 1 से लेकर 10 तक, और फिर ये आगे n एक वेरिएबल है जो लिया गया है। अब यहाँ पे कंडीशनल ट्रांसफर लेगा ऑन n, अगर n में 1 डालेंगे तो लाइन नंबर 30 पे जाएंगे, अगर n में 2 डालेंगे तो लाइन नंबर 40 पे जाएंगे, और अगर 3 डालेंगे तो लाइन नंबर 50 पे जाएंगे, अगर 4 डालेंगे तो लाइन नंबर 60 पे जाएंगे। तो लाइन नंबर 30 क्या करेगी, a प्लस बी, और उसके बाद मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि एक से ज़्यादा लाइन अगर GW बेसिक में देनी है तो कॉलन इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यानी इनको जमा करके प्रिंट करके फिर ये प्रोग्राम एंड। अगर आप 2 इंटर करेंगे तो ऑन 2 ये फ़ौरन 40 पे लेके जाएगा, 40 पे आएगा, a में से माइनस b करेगा और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा अप टू सो ऑन। तो क्या है, एक्सप्रेशन इज़ अ वैलिड बेसिक एक्सप्रेशन एंड n1 n2 ये क्या है, ये वैलिड लाइन नंबर हैं जो प्रोग्राम के अंदर मौजूद होती हैं। द वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम वेयर द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर, जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। और ये याद रखिएगा द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगी, इफ़ फ्रॉम 0 to 255 होनी चाहिए, 255 से ऊपर नहीं लेगा, आउट ऑफ रेंज का आपको एरर आएगा। ये आउट ऑफ रेंज का एरर अगर आप वो लाइन नंबर देते हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं है तो आउट ऑफ रेंज का एरर। मसलन मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये a और b इनपुट, और मैं जब n की वैल्यू होती है यहाँ पे 7 दे देता हूँ, तो क्योंकि 7 है नहीं यहाँ पे दी नहीं हुई सर, क्योंकि ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3, ये 4, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो आउट ऑफ रेंज का एरर आ जाएगा। उसके बाद ये उसने सिंपल इनपुट a एंड b वैल्यू 2 इनपुट की, उसके बाद n की वैल्यू ले ली, n की वैल्यू ऑन n गो टू, अगर n में 1 होगा तो 30 पे जाएगा, n में 2 होगा तो 40 में, अप टू सो ऑन। अब वहाँ पे उसने ये किया है कि कंडीशनल के साथ अनकंडीशनल भी इस्तेमाल कर ली। यहाँ a b को प्रिंट करेगा गो टू 70, यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। अगर मैं 2 करता हूँ तो ये प्रिंट करके ये इसको भी नहीं चलाएगा, यानी ये 30 नहीं आएगा, यानी अगर मैं n में के अंदर 2 डाल देता हूँ तो यहाँ से सीधा 40 पे जाएगा, यानी 30 भी स्किप हो जाएगी,
40 पे आएगा, ए को माइनस बी करेगा और यहाँ से सीधा गो टू 70, यहाँ से सीधा 70 पे आ जाएगा। उम्मीद है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि गो टू और ऑन गो टू स्टेटमेंट किस तरह इस्तेमाल होती हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, अगर आप सी शार्प या एडवांस लेवल पे लैंग्वेज अगर आप जब करना चाहें तो वहाँ पे भी ये स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं और वहाँ से भी इन्हीं तरह के स्टेटमेंट्स और वेरिएबल से आपको वास्ता पड़ेगा। अब आगे आ रही है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। तो डिफाइन ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, ये कमांड लेवल एरर ट्रैपिंग फीचर GW बेसिक के अंदर अनेबल करने के लिए इस्तेमाल होती है। GW बेसिक के अंदर अगर आपने एरर को ट्रैप करना हो तो ये ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है और ये प्रोग्राम के अंदर शुरू में लिखी जाती है। ये प्रोग्राम के शुरू के अंदर लिखी जाती है और इसका सिंटैक्स क्या है, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आएगा तो कंट्रोल फौरन इस लाइन नंबर पे चला जाएगा जो लाइन नंबर ऑन एरर गो टू के आगे लिखी होगी। तो दो चीज़ें, एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, ऑन एरर हमेशा प्रोग्राम के शुरू में लिखनी है। जो प्रोग्राम के शुरू में लिखेंगे तो आगे जाके जहाँ भी एरर आएगा तो वो फ़ौरन उस कंट्रोल को उस लाइन पे ट्रांसफ़र कर देगा जो ऑन एरर गो टू के आगे आपने लाइन नंबर लिखी होगी। This line number a valid line number in the program. It is often used as the beginning of the program so that error occur anywhere in the program can be trapped. When an error occur during the program execution, जब error occur होता है प्रोग्राम के execution के दौरान, the control will transfer immediately to the specified line number which have been defined in front of on error go to statement. on error go to statement के आगे जो लाइन नंबर आपने लिखी होगी कंट्रोल फॉर्म वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर दो वेरिएबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। टू वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन द एरर इज अकर इन द प्रोग्राम। तो वो कौन कौन से हैं? डिफाइन ERR। डिफाइन ERR इसका मकसद होता है व्हेन एरर अकर इट्स कोड इज असाइन टू अ स्पेसिफिक वेरिएबल नेम ERR, यानी एरर का कोड ERR के अंदर स्टोर होगा। और डिफाइन ERL, तो जिस लाइन के अंदर एरर आया वो लाइन ERL में स्टोर होगी। तो the line number where the errors occur is assigned to another variable name ERL। तो इसका मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखा देता हूँ। ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जब एरर आएगा ऑन एरर गो टू लाइन नंबर 80 पे चला जाएगा। इनपुट N1 दो नंबर इनपुट किए, उन दोनों में मल्टीप्लाई किया, जवाब R में स्टोर हुआ। और उसके बाद मैंने फॉर एरर ERR ये ऐसे ही वो प्रिंट करने के लिए दिया है कि एरर वेरिएबल को वो दिखाने के लिए। और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हुआ। अगर एरर आ जाता है तो यहाँ से सीधा कहाँ पे जाएगा, लाइन नंबर 80 पे प्रिंट एरर कोड प्रिंट करेगा, लाइन नंबर प्रिंट करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि मैंने इसको रन किया, मैंने प्रोग्राम को रन किया, उसने फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने 222, सेकंड नंबर 222। अब ये देखें उसने लाइन नंबर एरर कोड 6 और लाइन नंबर क्या है 40 है। ये 40 है यहाँ पे एरर, क्योंकि आउट ऑफ रेंज का एरर है। ये n के अंदर जो वैल्यू है और n2 के अंदर वैल्यू है इंटीजर 32,676 आई थिंक सो, इतनी वैल्यू लेता है। इससे ऊपर को आउट ऑफ रेंज का एरर दे देता है। तो ये एरर कोड, यहाँ पे एरर कोड जनरेट हुआ और ये उसका लाइन नंबर बता दी कि इस लाइन पे एरर है। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए चंद एक स्टेटमेंट, ये तो क्लियर हो गया कि ERR के अंदर कोड स्टोर होता है और ERL के अंदर लाइन नंबर स्टोर होती है। उसके बाद चंद स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं एरर को हैंडल करने के लिए। नंबर 1, डिफाइन रिज्यूम स्टेटमेंट। जो एरर जिस लाइन पे एरर होगा उसको दोबारा वो एग्जीक्यूट कर देगी। द रिज्यूम स्टेटमेंट रिटर्न द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट दैट काज एन एरर, यानी जो एरर की स्टेटमेंट वजह बनी है उसको दोबारा चला देगी। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैं करके दिखाता हूँ आपको।
ये एक प्रोग्राम बनाया है जो जिस लाइन पे एरर है उसे दोबारा चलाएगा। फर्स्ट करें ये ऑन एरर जब आएगा तो यहाँ से लाइन नंबर 17 पे आ जाएगा, एरर को प्रिंट करेगा, एरर का लाइन नंबर प्रिंट करेगा। उसके बाद नाउ रिज्यूम आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू, उससे पहले रिज्यूम करने से पहले n1 की वैल्यू 21 n2 की वैल्यू 30 दे दी, और फिर उसको यहाँ से दोबारा इस पे आएगा, यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेगा और रिज़ल्ट आर में वैल्यू इसकी प्रिंट कर देगा। अब इसको हम रन करते हैं। फर्स्ट करें कि मैंने वैल्यू दे दी 2 2 2 इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर, ये भी 2 2 2। अब ये देखें एरर कोड 6, एरर लाइन नंबर 40। नाउ रिज्यूम आफ्टर चेंजिंग वैल्यू, n1 में 21 21 n2 में 30, इसे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से रिज्यूम से कंट्रोल सीधा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। n1 में 21 था, n2 में 30 था, इनको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट r में दिया और रिज़ल्ट r इज इक्वल टू r, ये 630 प्रिंट कर दिया। अब एक और चीज़ देखें, अगर मैं रन करता हूँ इसको, ये रन, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने 2 2 दिया और इंटर सेकंड नंबर ये मैं ज़्यादा दे देता हूँ। एरर आया, यहाँ से सीधा कंट्रोल जाएगा, सीधा कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर, ये समझने वाली बात है, यहाँ से सीधा जाएगा लाइन नंबर 70, यहाँ से प्रिंट किया, एरर कोड प्रिंट किया, एरर लाइन प्रिंट किया। n1 में वैल्यू दे दी 21, यानी n1 में पहले था 22, n1 में 22 था, उसे 21 कर दिया, मगर जो n2 की वैल्यू थी वो मैंने ज़्यादा दे दी थी। चूँकि लाइन नंबर 30 पे एरर है, ये लाइन नंबर 30 पे एरर है, तो रिज्यूम क्या करेगा, ये लाइन नंबर 30 को दोबारा चलाएगा, इसलिए मुझसे दोबारा नंबर मांग रहा है। अब इसको मैं दे देता हूँ कि ये 21 है, n1 में 21 चला गया, क्योंकि n1 में मैंने 22 डाला था, तो उस यहाँ पे क्योंकि एरर आ गया था, इसलिए n1 में अब 22 की जगह 21 पड़ा है, और n2 में मैं दे देता हूँ 10 दे देता हूँ, तो ये जवाब आना चाहिए 210। ये देखिए रिज़ल्ट इज इक्वल टू 210, तो रिज़ल्ट आपका क्या है 210। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिज्यूम स्टेटमेंट क्या करती है, जिस लाइन पे एरर आए उस लाइन को दोबारा चला देती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिज्यूम नेक्स्ट। ये क्या करती है, जिस लाइन के अंदर एरर हो उस लाइन को छोड़ के उससे अगली लाइन को चला देती है। रिज्यूम नेक्स्ट रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट काज एरर, यानी जो स्टेटमेंट एरर की वजह बनती है उस स्टेटमेंट से आगे वाली लाइन को चला देती है, उस स्टेटमेंट से आगे वाली उस एरर वाली स्टेटमेंट से अगली स्टेटमेंट चला देगी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है रिज्यूम नेक्स्ट की। अब क्या होगा, जिस लाइन पे एरर आएगा उससे अगली लाइन को ये एग्जीक्यूट करेगा। अब इसे हम रन करते हैं। अगर मैं फर्स्ट नंबर 2 2 दे दूं और सेकंड नंबर भी 2 2 दे दूं, ट्रिपल 2, तो लाइन नंबर 40 पे एरर आएगा। ये आपका यहाँ से यूँ ही लाइन नंबर 40 पे एरर आएगा, कंट्रोल फ़ौरन लाइन नंबर 73 पे आ जाएगा, कोड प्रिंट करेगा, लाइन नंबर प्रिंट करेगा, n1 में n2 में वैल्यू 30 और 21 दे देगा, मगर चूंकि r में कुछ नहीं होगा तो ये 0 प्रिंट करेगा। ये देखें, ये एरर लाइन नंबर 40। नाउ रिज्यूम आफ्टर चेंजिंग, n1 n2 में तो वैल्यू चेंज हो गई, मगर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं हुई ना, तो रिज्यूम स्टेट नेक्स्ट क्या करती है, अगर ये रिज्यूम होती फिर तो ये इसी को चलाती लाइन नंबर 40 को। अब चूँकि रिज्यूम नेक्स्ट है तो हम ये समझ चुके हैं कि रिज्यूम नेक्स्ट क्या करती है, जिस लाइन नंबर पे एरर हो उससे आगे वाले को चलाती है। तो लाइन नंबर 40 में आर में तो रिजल्ट कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन होना थी, जो ही मल्टीप्लिकेशन हुई तो एरर आ गया। यहाँ से कंट्रोल 70 पे ट्रांसफर हुआ, फिर 80 पे 90 पे आया, 90 से कंट्रोल सीधा 50 पे जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा आर की वैल्यू और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये आई होप कि रिज्यूम नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम देखते हैं रिज्यूम लाइन नंबर।
रिज्यूम लाइन नंबर के अंदर सिंपल जो आप लाइन नंबर बता देंगे कंट्रोल उस लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिज्यूम लाइन नंबर रिज्यूम द एग्जीक्यूशन एट द स्पेसिफाइड लाइन नंबर, वो लाइन नंबर होगी जो आप रिज्यूम के आगे डिफाइन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपके कंप्लीट हो गया कि रिज्यूम लाइन नंबर। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर कंट्रोल दोबारा लाइन नंबर 20 के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोबारा आपसे इनपुट मांगेगा अगर प्रोग्राम में कहीं एरर आ जाता है तो। अब ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ और मैं वैल्यू दे देता हूँ 444 और इन सेकंड नंबर पे 444 दे देता हूँ। अभी क्या होगा, जब मैं इसे चलाऊँगा ये वैल्यू इनमें दोनों मल्टीप्लाई होगी, रिज़ल्ट आर में जाएगा। आर में चूँकि वैल्यू 32,600 आई थिंक सो 5-7 तक स्टोर हो सकती है, तो वो वैल्यू से बढ़ जाएगी। यहाँ पे एरर आने पे कंट्रोल सीधा लाइन नंबर 70 पे जाएगा। फिर उसके बाद लाइन नंबर 80 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 80 पे लिखा है रिज्यूम 20, तो यहाँ से सीधा 20 पे जाएगा। फिर आपसे इनपुट मांगेगा। ये देखें, ये उसने एरर कोड दिया, फिर वो दिया और आपसे अब वो मांग रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो आप यहाँ पे दे देंगे 20 और इंटर सेकेंड नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया 10। अब ये 200 आना चाहिए और प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। देखें ये रिज़ल्ट 200 और प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो आई होप कि आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारा समझ आ चुका होगा। आपके क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर कर दिए, ये कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनके आंसर भी मार्क कर दिए, आपको बता दिया। तो आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर ये पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।